Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about liabilities of a partner on dissolution in your subject that is business law. ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्या लाइबिलिटीज़ होती हैं किसी पार्टनर की डिसोल्यूशन पर. ठीक है, प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम राइट्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे पार्टनर्स के ऑन डिसोल्यूशन. ठीक है, तो लाइबिलिटीज़ जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहली लाइबिलिटी क्या होती है? कंटिन्यूइंग लाइबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ पार्टनर डन आफ्टर डिसोल्यूशन. यानी कि लाइबिलिटी क्या हो रही है? कंटिन्यू हो रही है उस एक्ट के लिए जो पार्टनर ने किए, लेकिन कब किए? आफ्टर डिसोल्यूशन. ठीक है, तो जब तक कि एक पब्लिक नोटिस नहीं दिया जाता डिसोल्यूशन का, पार्टनर्स कंटिन्यू लाइबल होंगे उस एक्ट के लिए जो उन्होंने किए हैं, चाहे वो डिसोल्यूशन के बाद ही क्यों ना हो. और ये जो एक्ट है वो डीम्ड किए जाएंगे एक्ट डन बिफोर द डिसोल्यूशन, क्योंकि उन्होंने क्या नहीं किया, उन्होंने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है, ये बताया नहीं है कि हमारी फर्म डिसोल्यूट हो रही है इस तरीके से. तो जो लाइबिलिटी होगी पार्टनर्स की, जो उन्होंने आफ्टर डिसोल्यूशन जो एक्ट किया था वो वैसे ही रहेगी, क्योंकि उन्होंने इसका कोई पब्लिक नोटिस जारी नहीं किया है कि वो डिसोल्यूशन कर रहे हैं. ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. 3 पार्टनर हैं एक्स वाई एंड जेड. ये पार्टनर्स हैं किसी ट्रेडिंग फर्म में. दे एग्जीक्यूटेड अ डिसोल्यूशन डीड टू डिसॉल्व द फर्म एज फ्रॉम 1 मार्च. एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं किसी ट्रेडिंग फर्म में. वो एग्जीक्यूटेड हुए, एक डिसोल्यूशन डीड की उन्होंने कि वो डिसॉल्व करेंगे फर्म को. कब? 1 मार्च से. लेकिन उन्होंने एक पब्लिक नोटिस नहीं दिया 31 मार्च तक. और उसके बाद में मतलब नोटिस नहीं दिया उन्होंने 31 मार्च तक. 1 मार्च को उन्होंने डिसाइड किया कि हम फर्म को डिसोल्यूट करेंगे. फिर उन्होंने क्या किया, 20 मार्च को एक पर्सन था उसमें एक्स, मतलब 3 पार्टनर थे ना, एक्स वाई जेड. एक पर्सन था एक्स, उसने कुछ पैसा उधार ले लिया कंपनी के नाम पे, यानी कि फर्म के नाम पर उन्होंने पैसा उधार ले लिया. तो उसके रिगार्डिंग कौन लायबल होगा? फर्म लायबल होगी, क्योंकि फर्म के बारे में कि फर्म डिसोल्यूट हो रही है उन्होंने ऐसा कोई पब्लिक नोटिस जारी नहीं किया. दैट मीन्स क्या है? कंटिन्यूइंग लाइबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ पार्टनर क्या हुआ, जो जिसने ये एक्ट किया वो इसमें हो गया, इस केस में एक्ट्स डन आफ्टर द डिसोल्यूशन. क्लियर ये वाला पॉइंट. फिर नेक्स्ट लाइबिलिटी आती है कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स आफ्टर डिसोल्यूशन. मतलब कंटिन्यू हो रही है अथॉरिटी पार्टनर्स की फर्म के डिसोल्यूशन के बाद भी. ये आपका मेंशन है सेक्शन 47 में. ठीक है, और ये जो हमने अभी डिस्कस किया था कंटिन्यूइंग लाइबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ पार्टनर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45. ठीक है, तो ये क्या कहता है? आफ्टर द डिसोल्यूशन of a firm, the authority of a partner to bind the firm and the other mutual rights and obligation of the partner continue so far as may be necessary. मतलब डिसोल्यूशन के बाद जो पार्टनर कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो बाइंड हो जाएगा फर्म के साथ. उसके कुछ म्यूचुअल राइट्स हैं, ऑब्लिगेशन है पार्टनर के, जो कंटिन्यू रहेंगे. किस सिचुएशन में? सबसे पहला इसमें आएगा to wind up the affairs of the company, to wind up the affairs of the firm. Secondary आएगा to complete the unfinished transactions pending at the date of dissolution. क्लियर ये वाले पॉइंट. फिर आगे हम डिस्कस करेंगे. ये थे आपके लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर ऑन डिसोल्यूशन. अब हम पढ़ेंगे सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, यानी कि किस तरीके से निपटारा किया गया अकाउंट्स का. ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं. इस वाले लाइबिलिटीज़ में आपकी 2 लाइबिलिटी थी. कंटिन्यूइंग लाइबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ पार्टनर्स डन आफ्टर डिसोल्यूशन, दूसरी थी कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स आफ्टर डिसोल्यूशन. ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं जो कि है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, जो कि मेंशन है आपकी सेक्शन 48, सेक्शन 49 और सेक्शन 55. ठीक,
अब आता है स्टूडेंट सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, जो कि आपका मेंशन है सेक्शन 48 में, 49 में और 55 में, ठीक है। अनलेस अदरवाइज agreed by the partners, the accounts of a dissolved firm shall be settled according to the provisions of section 48, 49 and 55। ये प्रोविज़न किस तरीके से आइए उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रोविज़न आता है ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, मतलब किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा लॉस को, जो कि आपका मेंशन है सेक्शन 48 में सब सेक्शन ए में, ठीक है। लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, डेफिशिएंसीज यानी कि जो कमियां होती हैं कैपिटल की, वो आपका पेड होगा इस फॉलोइंग मैनर में। सबसे पहले फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट्स, सबसे पहले प्रॉफिट को फर्स्ट आउट किया गया, उसके बाद में कैपिटल को निकाला गया, लास्ट में पार्टनर्स इंडिविजुअली इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस में क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट निकाला, फिर उसके बाद में देखा कि किसकी कितनी कैपिटल थी, उसको निकाला, फिर बाद में पार्टनर्स को ने शेयर किया जो प्रॉफिट था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। इसमें क्या है एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स में, जो कि मेंशन है आपका सेक्शन 48 में सबसेक्शन बी में, ठीक है। द एसेट्स ऑफ द फर्म शैल बी अप्लाइड इन फॉलोइंग मैनर, ठीक है। किस मैनर में होंगे, सबसे पहले इन पेइंग फर्म्स डेब्ट टू द थर्ड पार्टी, क्या किया उन्होंने, पे किया जो फर्म का कर्ज था थर्ड पार्टी को। दूसरा इन पेइंग टू ईच पार्टनर रिलेटिवली व्हाट इज डन टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ एडवांसेस। नेक्स्ट इन पेइंग टू ईच अदर रिलेटिवली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल। फिर नेक्स्ट द रेसिड्यू if any shall be divided among the partners in their profit sharing ratio, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका पेमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट्स एंड पार्टनर्स प्राइवेट डेट्स, ठीक है। सेक्शन 49 में ये क्या है, सेक्शन 49 में जहाँ पर कोई फर्म का डेब्ट और पार्टनर के प्राइवेट डेब्ट कुछ प्रोविजंस में अप्लाई होंगे। सबसे पहले फर्म की जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाइड होगी फर्स्ट इन पेमेंट, मतलब जो फर्म की प्रॉपर्टी है उससे पेमेंट किया जाएगा फर्म के कर्जों का। अगर कोई सरप्लस रहती है तो सिचुएशन में क्या होता है, उसका पेमेंट किया जाएगा। सबसे पहले पार्टनर अपने निजी कर्ज उससे पूरे करेंगे, उसके बाद में वो एंटाइटल शेयर होंगे सरप्लस में। जैसे कि कंपनी है, कंपनी में क्या होता है जब अकाउंट का सेटलमेंट होता है तो सिचुएशन में क्या होता है, जो फर्म के नाम पे जो फर्म की प्रॉपर्टी होती है वो अप्लाई की जाती है पेमेंट के लिए फर्म के कर्जों में। तो जिसमें सबसे पहले जो पार्टनर है जो उसका अपना निजी खर्चा हुआ है फर्म की एक्टिविटीज़ में, पहले वो निकालेगा, फिर बाद में कुछ सरप्लस बचता है तो वो आपस में बांट लेते हैं जितने पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। फिर दूसरी सिचुएशन आती है जहाँ पर पार्टनर की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है पेमेंट के लिए, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अपने प्राइवेट डेट निकालेगा, बाद में कुछ सरप्लस बचती है तब वो उस सरप्लस से फर्म की डेट निकालेगा अगर फर्म की लायबिलिटीज़ एक्सीड होती हैं फर्म के एसेट से उस कंडीशन में, ठीक है। फिर आता है सेल ऑफ गुडविल, गुडविल को सेल करना। गुडविल क्या होती है, इंटेंजिबल होती है इन नेचर में। जब तक अग्रीड बाय द पार्टनर जो गुडविल होगी वो इंक्लूडेड होती है आपकी एसेट में, वो सोल्ड होती है सेपरेटली अलॉन्ग विद अदर प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट टू लॉसेस, मतलब जिस तरीके से शेयर कंट्रीब्यूट हो रहे हैं उसी तरीके से पार्टनर बाउंड है कि वो कंट्रीब्यूट करे इक्वली। ऐसा नहीं है एक पर्सन पे ही बर्डन दे दिया जाए, सब इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं लॉसेस को जो सस्टेन्ड होते हैं फर्म के द्वारा। फिर नेक्स्ट आता है ड्यूटी टू यूज़ फर्म्स प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फॉर द फर्म,
क्या है इसमें कि ये ड्यूटी होती है हर पार्टनर की कि वो यूज़ करे फर्म की प्रॉपर्टी को फर्म के पर्पस ऑफ द बिजनेस के लिए, लेकिन ये किसी पार्टनर को राइट नहीं है कि वो यूज़ करे पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी को अपने खुद के पर्सनल फ़ायदे के लिए, यानी कि नो पार्टनर शुड यूज़ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी फॉर हिज पर्सनल बेनिफिट। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ड्यूटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट डेराइव्ड, इसी के जैसा कि जैसे उसमें पर्सनल बेनिफिट के लिए है इसी में ही कि अगर कोई पार्टनर ड्राइव करता है कोई प्रॉफिट खुद से फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म, तो वो क्या होगा, वो अकाउंट होगा उस प्रॉफिट के लिए, और उसको ये प्रॉफिट जो है जो उसने कमाया है फर्म के नाम से उसे फर्म को वापस करना पड़ेगा। तो ड्यूटी टू यूज़ फर्म ड्यूटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट डराइव्ड। नेक्स्ट आता है ड्यूटी नॉट टू कम्पीट विद द बिजनेस ऑफ द फर्म, मतलब ऐसा नहीं है कि हम कंपटीशन में ही कोई और बिजनेस फर्म लेके खड़ा हो जाए कोई पार्टनर, तो वो जब वो कैरी ऑन कर रहा है उसी पार्टनरशिप में उसी तरीके का सिमिलर लेकर आए, तो ये ड्यूटी होती है कि वो compete ना करे बिजनेस ऑफ द फर्म के साथ, कोई दूसरी फर्म लेकर ना आए इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट आता है टू एक्ट विद इन अथॉरिटी, जो हर पार्टनर है वो बाउंड है कि वो एक्ट करे विद इन द स्कोप ऑफ हिज एक्चुअल और इम्प्लाइड अथॉरिटी। ठीक है, नेक्स्ट to be liable jointly and severally, every partner is liable jointly with all the other partners and also severally। ठीक, नेक्स्ट आता है not to assign his rights, a partner cannot assign his rights and interest in the firm to an outsider। ठीक है, ये हो गए आपके सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स में कुछ प्रोविजंस जो इस तरीके से थे जो हमने पढ़े। एक बार हम इसको गो थ्रू करते हैं। ये था आपका ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स, पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट्स एंड पार्टनर्स प्राइवेट डेट्स, सेल ऑफ गुडविल, ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट टू द लॉसेस, ड्यूटी टू यूज फर्म्स प्रॉपर्टी exclusively for the firm, duty to account for personal profit derived, duty not to compete with the business of the firm, to act with an authority, to be liable jointly and severally, not to assign his rights। ठीक है, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।